पहले एक लड़की थी, हाइडी। उसके पेरेंट्स के गुजरने के बाद उसकी आंटी ने उसका ख्याल रखा। एक दिन वो हाइडी को लेके उसके दादाजी के पास गई, जो पहाड़ों में रहते थे। दादाजी जरा चिड़चिड़े स्वभाव के बुजुर्ग थे। वो अकेले एक छोटी सी कुटिया में रहते थे। ये पहली बार था कि हाइडी अपने दद्दू से मिलने जा रही थी। किसी दूसरे शहर में नौकरी मिली है ऐसा कहकर आंटी हाइडी को दद्दू के पास छोड़ के चली गई। दद्दू, जो इतने सालों से अकेले थे, खुश थे कि उनकी पोती अब उनके साथ है, पर अपनी खुशी हाइडी को नहीं दिखाई। उन्होंने हाइडी के लिए स्टोर रूम में एक प्यारा सा बेड लगाया। हाइडी को दद्दू बड़े पसंद आए और पहाड़ियों में उसे खुशियां मिलने लगी। सुबह उठते ही उसे दद्दू ने अपने बड़े से डॉगी जोसेफ से मिलाया। एक दिन पहाड़ों में घूमते हुए उसे पीटर मिला। पीटर द शेपर्ड, जो अपनी बकरियों को घास चरा रहा था। तुम पहले कभी दिखी नहीं मुझे यहाँ। मैं कल ही आई हूँ, अब दद्दू के साथ ही रहूंगी। अगले दिन वो दोनों एक साथ पहाड़ों में घूमने फिरने लगे। हाइडी की लाइफ बड़ी मजेदार चल रही थी। उसे बहुत प्यार मिल रहा था। पीटर ने शेपर्ड बनना भी सिखाया। पूरा दिन पहाड़ियों में दौड़ा भागी करते हाइडी बहुत खुश थी, पर वो दद्दू के घर के काम में भी हाथ बटाती थी। अपने दद्दू के अवन में ब्रेड बेक करना उसका फेवरेट काम था। वो ब्रेड बना के पीटर की दादी को देती थी और बदले में पीटर की दादी उसे ताज़ा बकरी का दूध पिलाती थी। एक दिन गर्मी के बाद जाड़े का मौसम आ गया। पीटर के स्कूल जाने का वक्त आ गया और हाइडी अकेली हो गई। एक दिन अचानक हाइडी की आंटी उसे वापस शहर ले जाने आई, उसे घर में ही पढ़ा के काम कराने। दद्दू को ये सुनकर बहुत बुरा लगा और वो माने नहीं, पर जरा सोचने पर उन्हें लगा कि ये हाइडी के लिए अच्छा ही रहेगा कि वो शहर में पढ़ाई लिखाई करे। मुझे यहाँ से नहीं जाना, मुझे दद्दू के पास ही रहना है। पर आंटी के ये कहने पर कि वो उसे कुछ ही दिनों में वापस ले आएंगी, हाइडी मान गई। ट्रेन में लंबा सफर तय करके वो एक महल जैसे घर में पहुंचे। वाओ, इतना बड़ा घर! मैं क्या इस घर में रहने वाली हूँ? हाइडी घर की प्यारी क्लारा से मिली। क्लारा चल नहीं पाती थी क्योंकि उसका एक्सीडेंट हो गया था। आंटी हाइडी को यहाँ लेकर आई थी ताकि क्लारा को एक दोस्त मिल जाए। ये दोनों बहुत जल्द ही बेस्ट फ्रेंड्स बन गए। हाइडी के ढंग अलग थे और क्लारा उसकी गलतियों का खूब मजा लेती थी। क्लारा की दादी बहुत कठोर थी। जल्दी उठो आलसी लड़कियों, पढ़ाई नहीं करनी, ऐसे ही रहोगे। क्लारा की दादी हाइडी को बहुत कुछ सिखा रही थी, जैसे ढंग से उठना बैठना और कांटे छुरी से खाना। अब हाइडी कपड़े भी शहर वालों की तरह पहनने लगी थी, पर उसमें आराम नहीं मिल रहा था उसे। क्लारा भी हाइडी को पढ़ना लिखना सिखा रही थी। हाइडी को क्लारा के साथ रहना अच्छा तो लग रहा था, पर उसे पहाड़ियों और दद्दू की बहुत याद आ रही थी। इतनी याद कि उसको खाना भी नहीं भाता था। क्लारा की दादी और पापा को हाइडी के दुख का एहसास हुआ। उन्होंने फैसला किया कि उसे वापस अपने दद्दू के पास भेजना चाहिए। क्लारा उदास हो गई क्योंकि हाइडी जाने वाली थी। प्यार उसे कहते हैं जब आप किसी की खुशी चाहते हैं, हर कीमत पर, दादी ने कहा। हाइडी की आंटी ने कहा कि क्लारा उससे मिलने अगले साल पहाड़ियों में आएगी। पहाड़ियों में आते ही जैसे उसको जिंदगी वापस मिल गई।
वो रास्ते में पीटर के घर गई और उसकी दादी को क्लारा का दिया हुआ ब्रेड दिया। वो दौड़ के दद्दू से मिलने गई और उन्हें बड़े जोर से गले लगा लिया। हाइडी की खुशी का ठिकाना नहीं था जब उसे एक चिट्ठी मिली कि क्लारा उससे मिलने आ रही है। क्लारा को पहाड़ियों और पीटर दोनों पसंद आए, पर पीटर जरा अनमना सा था क्योंकि उसे लग रहा था कि क्लारा हाइडी को अपने साथ वापस शहर ले जाएगी। ये तीनों मिलके बहुत मौज मस्ती कर रहे थे। पहाड़ियों की ताज़ी हवा, ताज़े फल, सब्जी क्लारा की सेहत के लिए अच्छे थे। पर पीटर को क्लारा से जलन होने लगी क्योंकि वो हाइडी की बेस्ट फ्रेंड थी। पीटर को क्लारा को व्हीलचेयर में बिठाना और घुमाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। एक दिन उसने क्लारा की व्हीलचेयर को पहाड़ से नीचे ढकेल दिया। उसे लगा कि इससे सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी। ताज़ी हवा के सहारे और बिना व्हीलचेयर के क्लारा में काफी ताकत आ गई और वो हाइडी के साथ धीरे धीरे चलने भी लगी और फिर खुद अकेले बिना किसी सहारे के चलने लगी। मैं चल रही हूँ हाइडी, ये सब तुम्हारी वजह से। एक दिन क्लारा की दादी और पापा वहां आए और वो चौंक गए। उसे चलते हुए देख उन्होंने दद्दू और हाइडी को जी भर के थैंक यू बोला। उसी समय पीटर को अपने किए पर पछतावा हुआ। उसने क्लारा की व्हीलचेयर को ढकेलना कबूल किया। मैं आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ, बहुत गलत किया मैंने। माफ तो करेंगे ही, है ना क्लारा? भले ही तुमने गलत किया, पर उसका चलना सबसे बड़ी खुशी है। सब खुशी से हंस पड़े। क्लारा और उसके परिवार ने अगले साल फिर आने का वादा किया और ये सभी एक साथ हमेशा खुश रहे। एक समय की बात थी। एक शादीशुदा जोड़ा रहता था। हालांकि उन्हें एक बच्चा चाहिए था, पर उनके लिए ये मुमकिन नहीं था। एक दिन उसकी बीवी एक डायन के पास गई और उसने उसे कहा कि उसे एक बच्चा चाहिए। उदास मत हो मेरी बेटी, जहाँ चाह वही राह है। ये बीज ले जा और एक गमले में लगा देना और फिर तुम्हें कुछ आश्चर्यजनक होता दिखाई देगा। उसकी बीवी बहुत खुश हुई और डायन का शुक्रिया अदा करने लगी। बदले में उसने डायन को कुछ पैसे दिए। वो घर आई और उसने बीज को गमले में लगाया। एक आशा के साथ वो उस गमले के पास बैठी रहती थी। जल्द ही एक बड़ा ट्यूलिप जैसा फूल उस पौधे में खिलने लगा। उसी वक्त बीवी ने अपने मन में सोचा, कितना सुंदर फूल है, और उसकी बंद पंखुड़ियों के पास जाकर उसे चूम लिया। जैसे ही पंखुड़ियां खुलने लगी, उनमें एक छोटी बच्ची बैठी हुई दिखाई दी। अचरज होकर बीवी ने उस नन्ही बच्ची को अपने गोद में उठा लिया। कितनी नन्ही बच्ची हो तुम। तुम्हारा नाम थम्बलिना होना चाहिए। उस औरत ने थम्बलिना का झूला अखरोट से, उसका गट्टा पत्तों से और उसका कंबल गुलाब की पंखुड़ियों से बनाया। थम्बलिना ने बड़ी ही आसानी से अपने नए जीवन की अनुकूल होने में कामयाबी हासिल की। रात में वो अपने बेड पर सोती और दिन में वो टेबल पर खेलती और गाना गाती रहती। एक रात जब थम्बलिना अपने बेड पर सोई हुई थी, एक बदसूरत मेंढक खिड़की पर आकर बैठ गया। उसने देखा कि एक छोटी सी बच्ची अखरोट के छिलके पर सो रही है। रिबेट, ओह कितनी छोटी और सुंदर बच्ची हो तुम मेरे बेटे की एक बहुत अच्छी दोस्त बन सकती हो।
जितनी जल्दी हो सकता था उस मेंढक ने उस अखरोट के छिलके को उठाकर खिड़की के बाहर छलांग लगाई। घर के करीब एक दलदल था, उसी में वो बदसूरत मेंढक और उसके बेटे का घर था। उस मेंढक का बेटा उतना ही बदसूरत था जितना कि वो मेंढक था। जैसे ही उसने उस छोटी सी बच्ची को देखा, वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। चिल्लाना बंद करो, बच्ची जाग जाएगी और अगर वो जाग गई तो यहाँ से भाग जाएगी। रिबेट। पिता और बेटे ने मिलकर बच्ची के लिए एक जगह बनाई जहाँ वो रह सकती थी। उन दोनों को एक तरकीब सूझी। क्यों ना हम इस बच्ची को झील के पास के किसी एक लिली के फूल में रखे जहाँ चारों ओर पानी है। उसका भागना नामुमकिन होगा ऐसी जगह से। पिता मेंढक ने थम्बलिना को एक लीली के पत्ते के ऊपर रखा। सुबह के वक्त सूरज की किरणों के साथ थम्बलिना जग गई। जब उसने देखा कि वो घर पर नहीं है और उसके चारों तरफ पानी ही पानी है, तो वो डरकर रोने लगी। मैं कहाँ हूँ? दोनों मेंढक थम्बलिना के पास पहुँचे। ये तुम्हारा नया दोस्त है। मैं तुम्हारे लिए नया घर बना रहा हूँ। वो दलदल के काफी गहराई में होगा। दोनों मेंढक थम्बलिना का झूला लेकर तैरते हुए वहाँ से चले गए, उसे वहीं पत्तों पर छोड़कर। उसी समय वहाँ कुछ लाल मछलियाँ तैरती हुई पहुँची और उन्होंने उस बदसूरत मेंढक की बातें सुनी। उन मछलियों को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि एक बदसूरत मेंढक एक इतनी सुंदर बच्चे को तकलीफ दे रहा है। तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें बचाएंगे। सारी मछलियों ने उस पत्ते की डंडी को चबाना शुरू किया जिसमें वो नन्ही बच्ची थी। सिर्फ एक पत्ते के सहारे थम्बलिना वहाँ से पानी पर तैरती हुई निकलने में कामयाब हो गई। वो हरा पत्ता अपनी राह बनाते हुए चला जा रहा था और ये नजारा चिड़िया प्रशंसा से देख रही थी। कितनी सुंदर और छोटी है वो। और जैसे ही वो अपने रास्ते से गुजर रही थी, उसके सामने एक बड़ा सा बग आया। उस बग ने थम्बलिना को जल्दी से उठाया और पेड़ पर जाकर बैठ गया। अपने आप को पेड़ पर पाकर थम्बलिना काफी घबरा गई। किस तरह के बग हो तुम और मुझे यहाँ क्यों लाए हो? मैं एक मेबग हूँ और मैंने तुम्हारी जैसे बग को कभी नहीं देखा, इसलिए तुम्हें यहाँ लाया हूँ ताकि मेरे दोस्त तुम्हें देख सके। कुछ देर बाद सारे मेबग्स जो उस पेड़ पर बैठे थे थम्बलिना को देखने पहुँचे। सारे मेबग्स उस छोटी सी बच्ची की सुंदरता से प्रभावित हो गए। तुम एक मजेदार चीज हो। तुम्हारे तो पंख भी नहीं है। कितनी बदसूरत हो, इसकी तरह देख भी नहीं सकता कोई। तुम आजाद हो, जहाँ जाना चाहती हो चली जाओ। हमें तुम जैसी बदसूरत चीज नहीं चाहिए। थम्बलिना ने पूरी गर्मी का मौसम अकेले ही बिताया। उसने खुद ही अपनी भूख और प्यास मिटाने के लिए उन फूलों का पानी पीकर दिन गुजारे। काफी दिनों बाद जब सर्दी का मौसम आया, तब उसे ठंड लगने लगी क्योंकि उसने गर्मी के कपड़े पहने हुए थे। दूर से एक खेत दिखाई दे रहा था जो घास से भरा हुआ था। काफी देर चलने के बाद थम्बलिना उस खेत में जा पहुंची। घास के नीचे उसे चूहों का घर दिखाई दिया। खाना मिलने की उम्मीद से थम्बलिना ने दरवाजा खटखटाया और कुछ जौ मांगा। नेक दिल के चूहे ने उसे अंदर बुलाया। थम्बलिना ने तुरंत अंदर जाकर सारा खाना खा लिया। उस चूहे को थम्बलिना बहुत पसंद आई। अगर तुम मुझे हर दिन एक कहानी सुनाओगी तो मैं सर्दियाँ खत्म होने तक तुम्हें यहाँ रहने दूंगी। थम्बलिना ने चूहे का प्रस्ताव स्वीकार किया। आज मेरा पड़ोसी आने वाला है, उसकी हालत मुझसे अच्छी है। अगर तुम उसके साथ जाओगी तो वो तुम्हें बड़े आराम से रखेगा, पर ध्यान रखना उसकी नजर थोड़ी कमजोर है। तुम्हें अपनी सबसे अच्छी परी कथाएं सुनाकर उसे हमेशा व्यस्त रखना है। कुछ समय बाद अपनी पीठ पर मखमली फर लिए
एक छुछुंदर वहाँ आया। थम्बलिना को वो छुछुंदर कुछ खास पसंद नहीं आया, पर उसे उस छुछुंदर को नाराज नहीं करना था, इसलिए वो गाना गाने के लिए राजी हुई। Fly, fly, ladybug, wedding will be tomorrow. Mommy will buy you new shoes and clothes tomorrow. नजर कमजोर होने के बावजूद छुछुंदर को ये एहसास हुआ कि उसे थम्बलिना बहुत अच्छे लगने लगी है। मैं इस पूरे रास्ते गड्ढा खोदते हुए यहाँ तक पहुँचा हूँ। अगर तुम चाहो तो तुम इसी रास्ते से जा सकती हो और मैं तुम्हें अपना घर दिखा सकता हूँ। और उसने उसे घर ले जाने का तय किया। चूहा भी उसके साथ जाने को तैयार हुआ। ये देख थम्बलिना भी तैयार हो गई। वो लोग वहाँ से जाने लगे। जाते जाते उन्हें एक चिड़िया जमीन पर पड़ी हुई दिखाई दी। उसका सिर उसके पंखों से ढका हुआ था। उसके पंख टूटे हुए थे। ये चिड़िया यहाँ नहीं थी जब मैं यहाँ आया। वो जरूर इस होल से गिरी होगी। थम्बलिना ने जंगल में चिड़ियों को खुद के बारे में बात करते हुए सुना था। उनमें से एक चिड़िया को इस हालत में देखकर उसे बड़ा दुख हुआ। चूहा और छुछुंदर की नजर बचाकर वो चिड़िया के पास गई और उसे चूमा। ये उन चिड़ियों में से एक होगी जो गर्मियों के वक्त आवाजें करती थी। अगर ऐसा है तो मैं इस चिड़िया की कर्जदार हूँ। चलो थम्बलिना, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वो उस रात सो नहीं पा रही थी। उसने घास की एक चादर बनाई, कॉरिडोर में जाकर उस चिड़िया पे उड़ा दी। उसने एक मींट के पत्ते को गीला करके उस चिड़िया के सिर पर रखा। जल्दी ठीक हो जाओ मेरी सुंदर सी चिड़िया। अगले दिन थम्बलिना उस चिड़िया को देखने गई तो उसकी आंखें खुली हुई थी। मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं? तुमने मेरा इतना ख्याल रखा। अब मैं बहुत जल्दी ठीक हो जाऊंगी। ठीक होते ही मैं अपने दोस्तों के पास दूसरे गर्म देशों में जा सकती हूँ। बाहर बहुत ठंड है, तुम्हें इस गर्म पेड़ पर आराम करना चाहिए। थम्बलिना ने उसे आराम करने की नसीहत देने के बाद उसके लिए एक फूल की पंखुड़ी में पीने के लिए पानी लाया और उस चिड़िया को पिलाया। और फिर उसने उस चिड़िया की कहानी सुनी कि कैसे वो झाड़ियों के बीच उड़ रही थी जब उसके पंख टूट गए। आखिरकार ठंड का मौसम चला गया और सूरज अपनी रोशनी से चारों ओर गर्माहट फैलाने लगा। चिड़िया को पता चला कि अब उसे थम्बलिना को अलविदा कहना है। क्या तुम जंगलों में मेरे साथ आना चाहोगी? मैं तुम्हारे साथ आना चाहती हूँ, पर मेरे दोस्त चूहे को बुरा लगेगा। मैं उसे छोड़कर नहीं आ सकती। अगर ऐसा है तो फिर गुड बाय थम्बलिना। हम फिर किसी और दिन मिलेंगे। आंसू भरे नजरों से थम्बलिना उस चिड़िया को उड़ते हुए देख रही थी। गर्मी को आता देख थम्बलिना की चिंता और बढ़ गई। गर्मियाँ शुरू हो गई। अब उस मखमली फर वाले छुछुंदर को तुमसे शादी करनी है। चलो हम कुछ अच्छे कपड़े ले आते हैं। ठंडी का मौसम आ गया है। मेरे साथ जमीन के नीचे रहने के लिए तैयार हो जाओ थम्बलिना। थम्बलिना उस जमीन के नीचे ठंड और अंधेरे में जाने से पहले एक आखिरी बार बाहर गई ताकि वो सूरज को देख सके। जैसे ही वो अंदर आने लगी, उसके सिर के ऊपर एक चिड़िया की आवाज आई। उसने ऊपर देखा तो वो उसकी प्यारी चिड़िया थी जिसकी जान उसने बचाई थी। थम्बलिना ने चिड़िया को बताया कि छुछुंदर उससे जबरदस्ती शादी करना चाहता है और उसे जमीन के नीचे रहना पड़ेगा। सर्दियाँ आने को है और हम सारे गर्म देशों में जा रहे हैं। तुम हमारे साथ आ सकती हो। तुमने मेरी जान बचाई है और मैं तुम्हारा एहसान चुका सकती हूँ। इस बार थम्बलिना ने चिड़िया का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और थम्बलिना उस चिड़िया के साथ उड़कर चली गई। जंगलों, नदियों, बर्फ से ढके हुए पहाड़ों के ऊपर से। कुछ समय बाद वो दोनों गर्म देशों में पहुंच गए, जो बहुत ही सुंदर था। सूरज की तेज किरणों से पूरा आकाश चमक रहा था।
ये मेरा घर है। इन फूलों में से कोई भी एक सुंदर फूल अपने लिए चुन लो। बहुत खूबसूरत है। चिड़िया ने थम्बलिना को उस फूल पर रखा। थम्बलिना उस सुंदर वातावरण में बहुत खुश थी। उस सुंदर फूल पर बैठकर उसकी बारीकियों को गौर से देख रही थी। उस फूल के अंदर एक छोटा सा बच्चा बैठा हुआ था जो शीशे की तरह चमक रहा था। ये बच्चा उस फूल का राजकुमार था। वहाँ हर फूल का एक राजकुमार था। वो एक उंगली जितना ऊंचा था, जिसके चमकते हुए पंख थे और सिर पर एक सुनहरा ताज था। उस राजकुमार ने पहली बार इतनी खूबसूरत लड़की देखी थी जो उसी के कद काठी की थी। तुम्हारा नाम क्या है सुंदर लड़की? मेरा नाम थम्बलिना है। उस राजकुमार ने अपना सुनहरा ताज निकालकर थम्बलिना के सिर पर रख दिया। अगर तुमने मुझसे शादी की तो तुम इन सारे फूलों की रानी बन जाओगी। इतनी तकलीफों में रहने के बाद इतनी सुंदर जगह पर होने की वजह से थम्बलिना ने खुशी खुशी उस राजकुमार का प्रस्ताव स्वीकार किया। उस राजकुमार ने थम्बलिना का हाथ पकड़ा और उसी वक्त थम्बलिना के कंधों के पीछे 2 पंख उभर आए। थम्बलिना अब एक परी बन चुकी थी। वे दोनों खुशी से अपना जीवन बिताने लगे।